नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित होगा, लेकिन सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 2000 करोड़ की धनराशि से दिव्य केदार भाव केदार का निर्माण भी किया जा रहा है। पूरे केदारनाथ धाम में हमारी सरकार द्वारा विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार को वहां के लोगों ने चुना है, वहां डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कर रही है, वैसे ही केदारनाथ की जनता भी बीजेपी को चुनेगी और जीत हमारी होगी। देखिए केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं वहां के लिए स्वीकृत हुई, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहां के लोग भली भांति जानते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसके बीच में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया है। आशा नौटियाल का कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है, हर किसी को मतदान करना चाहिए और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जनता से पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की है। आज लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा दिन है। केदारनाथ की सम्मानित मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाएं। मैं भी मतदान के लिए बूथ पर जा रही हूं। पहले मतदान फिर जलपान। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने विकास खंड अगस्त मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली और साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया है। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपनिर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है और उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं, जिनमें दिव्यांग, महिला बूथ, युवा और यूनिक बूथ शामिल हैं। बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शन भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आए इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। अधोईवाला रामलीला समिति ने रामलीला का भव्य आयोजन किया, जिसमें रावण वध, मेघनाद वध और कुंभकर्ण वध का मंचन किया गया है। समिति के अध्यक्ष दिनेश ने कहा कि ये गौरव का पल है कि हमें रामलीला सुनने और देखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामलीला मंचन के जरिए समाज के हर वर्ग तक भगवान राम की बातों को पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। आपको बताते चलें कि रामलीला का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर आपको ये भी बताते चले कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। अधोईवाला समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में रावण वध का मंचन हुआ और साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर दर्शन करने के लिए और देखने के लिए रामलीला पहुंचे थे। जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीती रात
और ट्रेन से कटकर एक मजदूर की मौत हो गई। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और मृतक मूल रूप से वादिया मुजफ्फरपुर नगर बिहार गांव का रहने वाला था और यहां पर मजदूरी का काम करता था। साथ ही आईपीएस निहारिका तोमर ने यह भी बताया कि बीती देर रात वे मजदूरी करके काम से घर वापस लौट रहा था और जैसे ही वो भूरा रानी के समीप अंडरपास से पटरी पार कर रहा था तभी वहां से गुजर रही रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त हुई थी सिटकुल चौकी थाना पंतनगर में कि एक व्यक्ति की ओमैक्स कॉलोनी रेल क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर पता हुआ कि व्यक्ति का नाम सत्यपाल साहनी पुत्र राम अवतार साहनी है, जो दुर्गा कॉलोनी भूरा रानी के रहने वाले हैं। सिटकुल चौकी द्वारा इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और इस उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार, जिसमें बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत और साथ ही डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रुड़िया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। और वैसे तो प्रचार के दौरान से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता अपना मत किस पार्टी से ज्यादा देती है ये 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा और जब इस उपचुनाव में परिणाम सामने आएंगे तभी पता लगेगा। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया है। दरअसल आपको बताते चले कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है और यहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अपनी अपनी जीत का वादा किया जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला भी बना हुआ है। आशा नौटियाल ने वोट डाला है। उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम समिति की भेंट चढ़ गया है। दरअसल किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिलाधिकारी उदयराज की शिरकत करने के लिए पहुंचे, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। प्रोटोकॉल के अनुसार किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करते हुए पेराई सत्र का शुभारंभ किया और साथ ही मशीन में गन्ना डालने और गन्ना लेकर आए किसानों को सम्मानित किए जाने के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों में भी नारेबाजी की है और इस दौरान बीजेपी के नारेबाजी के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसमें विवाद शुरू हो गया है। या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणाई से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है। ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में सबक लेते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए विभाग अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और इस पर देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हम अब नाइट चेकिंग बढ़ा रहे हैं और बच्चों को रात के समय कोई वाहन नहीं देने के लिए उनके माता पिता को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज में हो रहे हम युवाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं और ओवर स्पीडिंग के लिए भी अन्य जनपदों से 8 टीमों को विशेष अभियान के लिए तैनात किया जाएगा।
जैसा आपने बताया कि ये बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, 1 आदमी घायल है। परिवहन विभाग मतलब इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है कि भविष्य में ऐसी चीजें रिपीट ना हो। इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल फोकस करने जा रहे हैं। एक तो है कि नाइट चेकिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी तक क्या है कि दिन को चेकिंग हमारा मुख्य होता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ अधिकारी कम होते हैं तो नाइट की उतनी चेकिंग नहीं हो पाती है। बैराज क्षेत्र में पुलिस ने असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को वैध असलहा बनाने की सूचना मिली थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 9 असलहा, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। गदरपुर थाना क्षेत्र में असलहे बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए, जिसको देशी कट्टा कहते हैं, जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इन 9 में ऐसे बंदूक हैं जो पौनी के नाम से यहाँ जानी जाती है, वो भी बरामद हुआ है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं।
पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। एडीएम पौड़ी इलागिरी की अध्यक्षता में कोटद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में आयोजित हुए इस दिवस पर कई विभागों के अधिकारियों के साथ में फरियादियों ने भी हिस्सा लिया है। वहीं तहसील दिवस पर समाज कल्याण, पेयजल, सड़क, विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिस पर एडीएम इलागिरी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर इन शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए गए हैं। इसमें ज्यादातर कुछ कोर्ट के केस थे, कुछ अतिक्रमण के थे और कुछ निरीक्षण से संबंधित थे, जिससे खो नदी में पानी आदि की समस्या थे। उसमें तो एसडीएम और नगर आयुक्त कोटद्वार जो है वो कल तक रिपोर्ट दे देंगे। तो और कुछ समाज कल्याण के वृद्धावस्था पेंशन के थे और कुछ मामले जो थे हमारे इससे संबंधित थे, जिसमें के अतिक्रमण से, तो अतिक्रमण पे तो कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार लगभग सारी समस्याओं का काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर नशा माफिया को अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप के साथ में गिरफ्तार किया गया। नशा तस्कर से बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है, जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2,500 रुपए के इनाम की घोषणा की जाती है। पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन अनियंत्रित होकर लोहा घाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जाकर गिरा है। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और साथ ही जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया। फिलहाल सभी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं खूना तक पेट्रोलिंग करके गया और देखा कि कहीं कोई पैदल तो नहीं जा रहा। वापस में लौटा तो हमारे डीसी सर मंदिर के पुल के पास आवाज से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज्यादा ऐसे देखने में तो ज्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है। पौड़ी पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। दरअसल कोटद्वार कोतवाली में आरोपी पर 8 लाख से भी अधिक की ठगी के आरोप में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई लोगों से अब तक करोड़ों की साइबर ठगी कर चुका है। धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ी पुलिस के द्वारा एक आरोपित को
जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हम लोगों ने ये जांच में पाया कि एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के नाम पर ये टिप्स देते हैं, एडवाइसेस देते हैं और जिसके खबर देहरादून से है, जहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कार किया जाएगा, जहां पर उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया। यह पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिर्फ आपको बताते चले कि उर्फ ललन सिंह द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है और मैदान के साथ ही पहाड़ में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोटद्वार के निकट पखारो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हों, लेकिन बीजेपी पर जुबानी हमला करने में जरा भी नहीं चूक रहे। हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला बोलते हुए कहा और तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। हरक सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हैं। कनिष्ठ सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, प्रमुख सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो, डीजीपी के साथ फोटो। फिर लोक सेवा आयोग को पेपर दिए तो भाजपा का मंडल उड़के का मंडलाध्यक्ष उसमें पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। अंकिता की हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता। आमतौर पर बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की आपको बताते चले कि लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पलीता न लगा दे। यहाँ पर एक सोचनीय पहलू भी है। दरअसल बीते रोज मुख्य सचिव राधा तोड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारत रहे। मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज हो गई और उन्होंने इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।